अच्छा भाई, अब हमने एमडी-कैट के लिए आगे कंटिन्यू करें कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के ही टॉपिक को। इसमें क्या है, ह्यूमन नर्वस सिस्टम है। पिछले यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं पहले, हाइड्रा और प्लेनेरिया तक। अब हमने पढ़ना है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इससे आगे आपको तकरीबन चीज़ें मिलेंगी, हर बुक में ही हैं। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाएगा, ब्रेन आ जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड, दो चीज़ें आ जाती हैं आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अगर तो हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके पास आ जाता है मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन। हमने पढ़ा है सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन है उसको लेके जाता है स्टिमुलाई से, और रिले न्यूरॉन कहाँ मौजूद होता है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में, और फिर मोटर न्यूरॉन आ जाता है जो कि इफेक्ट प्रोड्यूस करा देता है। तो ये तो एक बेसिक सी चीज़ है जो कि हम पहले भी काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं और आपको अब तक तो पता भी होगी, आपने इंटर में बहुत अच्छी तरह पढ़ी होगी। तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है। क्यों? क्योंकि वो जो न्यूरॉन्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी स्टिमुलस आपकी उंगली पे आया, आपकी उंगली पे कोई गर्म ऑब्जेक्ट ने टच किया, तो आपकी उंगली से जाएगा सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड तक। तो ये इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में नहीं मौजूद सिग्नल, ये पूरा जो न्यूरॉन गया है आपकी उंगली से गया है। ठीक है, आपकी उंगली में सेंसरी न्यूरॉन गया तो क्या है, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से बाहर है, पेरिफेरल है, साइड्स। पेरिफेरल का मतलब यही होता है साइड्स में, तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की साइड्स में है, बाहर है, तो इसलिए सेंसरी न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन क्या है, मोटर न्यूरॉन इसलिए है क्योंकि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में तो इंटर न्यूरॉन मौजूद है, या रिले न्यूरॉन है जिसको हम कहते हैं। बट उसके बाद आपकी स्पाइनल कॉर्ड से जब निकलेगा सिग्नल उंगली के मसल तक आने तक, उनको कहेगा कि आप यहाँ पीछे हट जाओ ये गर्म ऑब्जेक्ट से, तो मोटर न्यूरॉन है, तो वो भी स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकल के आ रहा है, इसलिए हम इसको मोटर न्यूरॉन का नाम दे रहे हैं, पेरिफेरल में आ रहा है। अब मोटर न्यूरॉन की थोड़ी और कंपोजिशन है, क्या है, ये ऑटोनॉमिक भी हो सकता है और सोमैटिक भी। ऑटो देखिए, सोमैटिक क्या है, सोमैटिक सारे वो फंक्शंस हैं जो कि क्या है, वॉलंटरी हैं। मतलब क्या, आपने चलना है, अपने पैर के मसलों को कॉन्ट्रैक्ट करना है, अपने थाई को कॉन्ट्रैक्ट करना है, अपने हाथ मूव करना है, सब वॉलंटरी, आप अपनी मर्जी से करें। तो ये हो गया वॉलंटरी में, सोमैटिक में। बट जो ऑटोनॉमिक है, ऑटोनॉमिक क्या है, ये ऐसे फंक्शन हैं जो आप खुद नहीं परफॉर्म करते, ऑटोमेटिकली होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप खाना खा के सो गए, फूड डाइजेस्ट खुद हो जाता है, तो इसका क्या हुआ, ये आपको, आपने कुछ नहीं किया, ऑटोनॉमिक में है, ऑटोनॉमिक फंक्शन हो रहे हैं। तो ये जो है, इनके अंदर दो और फर्दर क्लासिफिकेशन है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक तो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं जो हम बैठे हुए हैं, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, नॉर्मल है बिल्कुल कंडीशन, तो ये है। बट जो सिंपैथेटिक है, ये फाइट और फ्लाइट है। मतलब क्या, इमरजेंसी कंडीशन जब आ जाए, जब आपको एनजाइटी हो, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, या और एग्जाम्पल अच्छी हो, ये हो सकती है आपके पीछे कुत्ता लग गया तो आप भागेंगे, तो भागेंगे क्या होगा, हार्ट रेट तेज़ होगा, और क्या होगा, आप ज़ोर से सांस लेंगे, सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आ जाएंगी। तो ये थोड़ा सा जो चार्ट है आपको बिल्कुल अच्छी तरह याद होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो आसान है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम थोड़ा सा दोबारा बना के बता दूँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आ जाता है, मोटर न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, मोटर न्यूरॉन में हमारे पास दो चीज़ें, ऑटोनॉमिक और हमारे पास सोमैटिक। सोमैटिक मैंने बता दी वॉलंटरी। ऑटोनॉमिक क्या है, ऐसे जो बॉडी खुद फंक्शन परफॉर्म करिए, इसके अंदर क्या आ जाएगा, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो ये जो आपको कंपोजिशन अच्छी तरह याद होनी चाहिए। अब सीएनएस जो है, सीएनएस बता चुका हूँ क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको, सीएनएस है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वो क्या है, एक बहुत बॉडी के पूरे फंक्शंस, पूरी बॉडी ही इससे चल रही है, तो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ को आप कहाँ रखते हैं, बहुत संभाल के अच्छी जगह रखते हैं, सेफ, मतलब आप किसी बॉक्स में रखेंगे और बॉक्स के अंदर भी आप सेफ्टी रखेंगे, ठीक है, बहुत सेफ जगह पर रखेंगे। तो ऐसे ही ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की सेफ्टी के लिए प्रोटेक्शंस मौजूद होती हैं, तीन प्रोटेक्शन मौजूद होती हैं। कौन कौन सी, एक तो स्केलेटल है, मतलब क्या कि आपके अगर ब्रेन के लिए देखें, ब्रेन के लिए क्या है, स्कल मौजूद है। स्कल क्या है, एक बोनी प्रोटेक्शन है, जिसको हम बोनी आर्मर का नाम दे सकते हैं। बोनी प्रोटेक्शन में क्या करे, ब्रेन को प्रोटेक्ट करे। सिमिलरली अगर स्केलेटन के लिए हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, वर्टिब्रीज होती हैं। ये वर्टिब्री का बेसिक से स्ट्रक्चर बनाता हूँ रफ सा, ये बन गए हमारे पास, ये वर्टिब्री बन गई। ठीक है, एक नीचे और वर्टिब्री बना लेता हूँ, ये बन गई एक और वर्टिब्री। तो वर्टिब्री में देखें, हमें बीच में एक मैंने स्पेस छोड़ी, इसको हम नाम देते हैं सेंट्रल कनाल का। तो हमारे पास कितनी वर्टिब्रीज होती हैं, 7 सर्वाइकल हैं, 12 थोरैसिक हैं, 5 लंबर हैं, 5 सैक्रल हैं, एक ऑक्सीजल है। तो सारी वर्टिब्रीज हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड में रन कर रही हैं। तो जो हर वर्टिब्री के बीच में ये सेंट्रल कनाल मौजूद होता है, सेंट्रल कनाल। तो इस सेंट्रल कनाल से, ऐसे में दो वर्टिब्री बनाई है, यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड इन सेंट्रल कनाल के बीच में से जारी होती है। अब गौर करें, सेंट्रल कनाल को किसने कवर किया हुआ है, वर्टिब्रीज ने कवर किया हुआ है। तो स्पाइनल कॉर्ड को वर्टिब्रीज कवर करके रखती है, बोनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो पहला पॉइंट स्केलेटल का मतलब ये है। दूसरा क्या है, दूसरा वही है न्यूरल आर्चेज जो मैंने आपको वर्टिब्रीज का बताया। अच्छा, जो और सेकंड टाइप की प्रोटेक्शन है वो है यहाँ पे मेनिंजिस से हो सकती है। मेनिंजिस क्या है, मुझे ये मिटाना पड़ेगा, ये मैं थोड़ा सा मिटा दूँ तो बनाना यहाँ पर चीज़ें आसान हो जाएंगी।
अच्छा भाई, अब हम सेकंड टाइप की बात करते हैं मेनिंजेस की। मेनिंजेस क्या है? अगर ये ब्रेन है मिसाल के तौर पर, ये मैंने बना दिया ब्रेन, तो ब्रेन के अराउंड कुछ लेयर्स मौजूद होंगी। मैं एक लेयर ये बना देता हूँ, फर्स्ट लेयर, सिमिलरली दो लेयर, और सिमिलरली ये है आपके पास तीसरी लेयर। तीन लेयर्स मैंने बना दी। इनको हम नाम भी दे देते हैं। पहली लेयर जो होती है इसका नाम होता है पिया मैटर, दूसरी नेम लेयर जो होती है इसका नाम होता है एरेक्नॉइड मैटर, तीसरी लेयर जो होती है इसका नाम होता है ड्यूरा मैटर। तो इसको ये कैसे याद रख सकते हैं? अंदर से बाहर, पैड से पैड, ठीक है, अंदर से बाहर, मगर ये आपने याद रखना है बाहर से अंदर पहले डी आएगा फिर ए फिर पी। अच्छा भाई, तो ये लेयर्स क्या करेंगे, इन्होंने कवर किया हुआ है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को, और ये ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन, एडिशन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी है। और जो एक और आपके पास प्रोटेक्शन आ जाएगी वो आ जाएगी थर्ड प्रोटेक्शन। ये एक्चुअली एक ही है, इसको वन कंसीडर करें, ये सेकंड है और ये थर्ड है वैसे, ठीक है। वो आ जाएगी आपके पास CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। वो कहाँ होगा? वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इन लेयर्स के बीच में भी मौजूद होगा, ठीक है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी मौजूद होगा। वो क्या करेगा? इनको नहला के रखेगा, इनको शॉक ऑब्जॉर्प्शन का काम करेगा, इनको बात करके रखेगा। तो वो क्या है? ये थर्ड प्रोटेक्शन है, जो कि फ्लूइड है कहाँ? ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड। इसको सेरिब्रो नाम लिख देता हूँ मैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और शॉर्ट फॉर्म में CSF कहते हैं। तो ये आपकी तीन तरह की प्रोटेक्शन होती है। अब सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या बताया भाई, कहाँ होता है? बोथ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या होते हैं एक्चुअली? हॉलो, मतलब अंदर से खाली होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अगर मैं ये बनाऊँ ब्रेन है तो ये अंदर से खाली होगा, ठीक है, और जो खाली स्पेस है इसके अंदर क्या होगा? CSF होगा, और इसको शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। अब ब्रेन के अंदर कैविटीज़ कहाँ होती हैं? वेंट्रिकल्स होते हैं। आपने याद रखना है 4 वेंट्रिकल्स होते हैं बस। आप कहेंगे हार्ट में हमने वेंट्रिकल पढ़े हैं, ब्रेन में भी वेंट्रिकल्स होते हैं। वेंट्रिकल्स क्या है एक्चुअली? हॉलो स्पेसिस हैं जिसके अंदर CSF मूव कर रहा होता है, ठीक है। कौन कौन से? 2 लेटरल वेंट्रिकल होते हैं, एक थर्ड वेंट्रिकल होता है, एक फोर्थ वेंट्रिकल, बट आपको इस लेवल पे ऐसे ज़रूरत नहीं है। बस क्या याद रखना है, ब्रेन में कुछ खाली स्पेसिस होती हैं, इसका नाम देते हैं वेंट्रिकल, तो 4 इन नंबर होते हैं। उनके अंदर CSF होता है, और ब्रेन को क्या शॉक एब्जॉर्प्शन, और ब्रेन के टिश्यूज का नहला रहा होता है, बात कर रहा होता है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है? एक सेंट्रल कनाल होती है। अगर ये स्पाइनल कॉर्ड में बनाऊँ, ये सेंट्रल कनाल हो गई, क्या है? हॉलो है, ठीक है। तो बस ये रफ सी डायग्राम। उसको ये जो हॉलो स्पेसिस है इनके अंदर CSF फील्ड होता है। CSF का फंक्शन मैंने बताया वही। और कहाँ होता है CSF? बिटवीन लेयर्स ऑफ मेनिंजेस, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और कंपोजिशन इसकी क्या होती है? प्लाज्मा की तरह होता है। ब्लड का जो प्लाज्मा है उसकी तरह इसकी कंपोजिशन होती है CSF की। और ये क्या करता है? टिश्यूज़ को बात करता है और कुशन प्रोवाइड करता है, शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। अच्छा, इसके बाद है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है? ब्रेन कैसे दिखता है? मैं पहले एक रफ सी डायग्राम बनाऊंगा, फिर आपको एक डायग्राम से दिखाऊंगा जो एक प्रॉपर डायग्राम है, फिर हम इसके पार्ट देखेंगे ताकि आपको विजुलाइज एक्चुअली हो जाए कि ब्रेन में कौन कौन सी स्ट्रक्चर है। सबसे पहले मैं आउटलाइन बना लेता हूँ एक। इस आउटलाइन के अंदर मैं सारे ब्रेन के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लूँगा। ये बन गई आउटलाइन, ठीक है। अच्छा भाई, पहला स्ट्रक्चर क्या है? पहला स्ट्रक्चर है यहाँ पर कुछ ऐसे कॉन्वोल्यूशंस मौजूद होती हैं, मतलब क्या कि इन्होंने फोल्डेड रीजन्स मौजूद हैं। क्योंकि ब्रेन जो है इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, तो किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया जब ज़्यादा हो तो उसको हम एक जगह, छोटी जगह पे फिट करना हो तो हम क्या करते हैं? इसको फोल्ड करते हैं। तो ऐसे ही ब्रेन का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, तो उसको एक छोटी सी जगह में फिट करना है, स्कल के अंदर फिक्स करना है, तो हम इसको क्या करेंगे? उसको फोल्डिंग करेंगे, और उन फोल्डिंग को हम कन्वर्जेंस का नाम देते हैं, ठीक है। मैं एक सेकंड ये कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, तो ये आपके पास कन्वर्जेंस बन गया। तो अगर तो हम यहाँ पर देखें, इन कन्वर्जेंस को हम इनको क्या नाम दे रहे हैं? आउटर रीजन पे हैं, और कन्वर्जेंस इनको हम नाम देते हैं अब सेरिब्रम का, सेरिब्रम का नाम देते हैं। और इनका जो टॉप पार्ट है, मतलब क्या कि जो ऊपर वाला रीजन है, अपर पार्ट है, ये जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये अपर पार्ट, इसको हम नाम देते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये है क्या? पूरा, ये पूरा जो आउटर सरफेस पे पूरी कन्वर्जेंस मौजूद है, ये सेरिब्रम है। पर इसका जो कन्वर्जेंस का, मोटिव रीजन्स का, जो फोल्डिंग्स का अपर पार्ट है, उसको हम नाम देते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, ठीक है। अब एक चीज़ क्या कि हमारे ब्रेन में 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं, हमारे ब्रेन में 2 पार्ट्स हैं। तो ये बीच वाले रीजन अगर मैं मिटा दूँ तो ये हो जाएगा एक हेमिस्फीयर, ये पहला हेमिस्फीयर है, और दूसरा हेमिस्फीयर है। मतलब क्या? 2 पार्ट्स हैं ब्रेन के, 2 हिस्से हैं, और उन दोनों हिस्सों को जोड़ने वाले एक गैप है बीच में, उसको हम नाम देते हैं, दोनों हिस्सों को जोड़ता है उसको नाम देते हैं कॉर्पस कुलेजम का, कॉर्पस कुलेजम, ठीक है। बहुत आसान चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है अभी तक। अच्छा भाई, अब इसके बाद क्या है? इसके बाद ये हो गई कन्वर्जेंस, देख लिया हमने, ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब यहाँ पर रीजन मौजूद है, इसको हम नाम देते हैं थैलेमस का। ये आ गया, थैलेमस आ गया, ठीक है। अब थैलेमस के बाद इसके नीचे रीजन मौजूद है, इसको हम नाम देंगे हाइपो का, मतलब क्या होता है? नीचे, कम,
ठीक है, तो ये आ गया हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस से एक चीज़ जो है हैंग कर रही होती है, जिसको हम नाम देते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड का। ये हाइपोथैलेमस से चीज़ हैंग कर रही है और इसको हम नाम देंगे पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो कि बहुत सारे हार्मोन सिक्रीशन में भी रोल परफॉर्म करता है। ये आ गया आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है भाई, इसके नीचे यहाँ पर मौजूद है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, इसका नाम है एमिगडाला। एमिगडाला। और नीचे यहाँ मौजूद होता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस, ठीक है। अच्छा भाई, और कौन कौन से ब्रेन के पार्ट होंगे? और ब्रेन के पार्ट में आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा छोटा सा एक रीजन है जो ह्यूमंस में बहुत छोटा होता है, जिसका नाम है मिड ब्रेन। ये क्या करता है, ऊपर वाले रीजन को अब तो नीचे बनाऊंगा उनसे कनेक्ट करता है बस। मिड ब्रेन के नीचे क्या है, एक रीजन होगा, इसको नाम देंगे पॉन्स। उसके बाद और कौन से रीजन होंगे भाई ब्रेन के? और ब्रेन के रीजन हो जाएंगे पॉन्स के बाद नीचे आ जाएगा मेडुला। ये आ जाएगा आपके पास, ये आ गया मेडुला, ठीक है। और साइड्स में आ जाएगा, यहाँ पर मौजूद होता है सेरिबेलम। और जो मेडुला है वो नीचे फिर क्या किस में कंटिन्यू हो जाता है, नीचे कंटिन्यू हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है ब्रेन का, जो कि आपको एटलीस्ट ये रफ सी डायग्राम पता होनी चाहिए, ताकि हम जो है वो फिर अगर कॉम्प्लेक्स डायग्राम की तरफ मूव करें तो आपको ये, अगर ये वाली डायग्राम जहन में होगी तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ब्रेन के कौन कौन से पार्ट बताए मैंने? ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में क्या क्या आ जाता है? सेरिब्रम, ठीक है, ये आ गया सेरिब्रम। और क्या आ जाएगा? और आ जाएगा हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। हाइपोथैलेमस ये रहा, एमिगडाला ये रहा और हिप्पोकैम्पस ये रहा। मतलब ये 3 रीजन को हम मिला के एक नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं? लिम्बिक सिस्टम का। ये दे दिया नाम भाई लिम्बिक सिस्टम का, इन तीनों को मिला के, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फोर ब्रेन में थैलेमस, तो ये रहा आपके पास थैलेमस। ये आ गया पूरा फोर ब्रेन। मिड ब्रेन में क्या है? रिले सेंटर है, मतलब क्या कि फोर ब्रेन को कनेक्ट करा देगा हाइंड ब्रेन से, तो ये आ गया मिड ब्रेन जो रिले सेंटर का काम करे। अब हाइंड ब्रेन में क्या है? पॉन्स है, मेडुला है, सेरिबेलम है। ये आ गया आपके पास पॉन्स, ये आ गया आपके पास मेडुला और ये आ गया आपके पास सेरिबेलम। ये मिला के क्या है? हाइंड ब्रेन है। और एक चीज़ और टर्म है कि ब्रेन स्टेम। देखें ये एक ही सीक्वेंस में है, एक ही जगह है, एक स्टेम की तरह है, तो इनको हम नाम देते हैं ब्रेन स्टेम। कौन कौन से? मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला को मिला के ब्रेन स्टेम का नाम देते हैं। और इनके अंदर कुछ न्यूरॉन्स की कलेक्शन भी मौजूद होती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? रेटिकुलर फॉर्मेशन, और वो आगे पढ़ेंगे हम अभी। सबके फंक्शन 1 बाय 1 देखना, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर विजुलाइज करा रहा हूँ। रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो कंपोजिशन है आपकी ये हो गया। और अब हम अच्छा, एक तरह की और कंपोजिशन है, ब्रेन को एक तरह से और पढ़ते हैं, वो कुछ बुक्स में मेंशन है कुछ में नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ, वो एमसीक्यू बन सकते हैं आपके। बहुत कॉमन कंपोजिशन है। ऐसे हम ब्रेन को क्लासीफाई करते हैं कि अगर ये ब्रेन है तो ब्रेन के अंदर होगा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। देखिए मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन का तो हम पढ़ चुके हैं। हाइंड ब्रेन में पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। मिड ब्रेन आपको पता है कि इसको फर्दर क्लासिफिकेशन ये क्या है? रिले सेंटर है। ये तो बात ठीक है। फोर ब्रेन को थोड़ा सा और क्लासीफाई करते हैं, कैसे कि इसके अंदर हम कहते हैं कि है आपके पास टीलेनसेफेलॉन और दूसरा है डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन में क्या आ जाएगा? थैलेमस, और डाइनसेफेलॉन में आ जाएगा लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में क्या है भाई? लिम्बिक सिस्टम में है हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। और जो टीलेनसेफेलॉन है इसके अंदर आ जाएगा फ्रंटल लोब आ जाएगा, पैराइटल लोब आ जाएगा, और आपके पास टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। और फ्रंटल लोब क्या है? जो आपका ब्रेन का आगे वाला है, मतलब क्या है कि हमारे फोरहेड के अराउंड वाला रीजन ब्रेन का, वो क्या कहलाएगा? फ्रंटल। उसके बाद पैराइटल क्या है? फ्रंटल लोब के पीछे क्या शुरू हो जाएगा? पैराइटल। और ऑक्सीपिटल सबसे पीछे, नेक के ऊपर वाला ब्रेन का रीजन ऑक्सीपिटल। और टेम्पोरल कान के ऊपर वाला रीजन जो है ब्रेन का, टेम्पोरल। तो ये एक थोड़ी सी और क्लासिफिकेशन है ब्रेन की, जो कि की जाती है, कुछ बुक्स में है और कुछ में नहीं है, बट आपको पता ज़रूर होनी चाहिए ये। अगर आपकी बुक में नहीं भी है तब भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है भाई। अब हमने स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किससे भाई? थैलेमस से। थैलेमस के फंक्शन से स्टार्ट करते हैं, या मैं आपको इस डायग्राम से डायग्राम पहले और विजुलाइज करा दूँ। ये आपके पास आ जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, जो मैंने आपको पहले दिखाया भी था। और इसके बाद आपके पास ये आ जाएगा कॉर्पस कुलेजम, जो दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर को, दोनों ब्रेन के पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा था। ये आ गया थैलेमस। थैलेमस के नीचे क्या था? हाइपोथैलेमस। ये देखिए छोटा सा पार्ट हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से अटैच होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है।
हमने देखा था, ये आगे नीचे आपको हिपोकैम्पस। तो ये कॉम्प्लेक्स डायग्राम मैंने आपको पहले इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि विजुलाइज करना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर हमने खुद डायग्राम ना बनाई होती तो थोड़ा मुश्किल हो जाता। ये आगे सेरिबेलम जो साइड्स पे होता है, और ये क्या आ गया आपके पास ब्रेन स्टेम, जिसके अंदर क्या है मिड ब्रेन पॉन्ड्स में मेडुला। ठीक है, अच्छा थैलेमस से स्टार्ट करते हैं। थैलेमस के क्या फंक्शंस हैं, वहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। थैलेमस में ये है कि ये कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन को, कि जो भी इन्फॉर्मेशन है हमारे बॉडी से जाएगी, रिसेप्टर्स को डिटेक्ट करके भेजेंगे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को, ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन को कहाँ लेके जाता है, लिम्बिक सिस्टम और सेरिबेलम तक। ठीक है, कैरी करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को टू लिम्बिक सिस्टम और सेरिबेलम। देखें लिम्बिक सिस्टम क्या है, लिम्बिक सिस्टम के अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं सारी, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हिपोकैम्पस, और सेरिबेलम जो है वो अलग से रीजन है जो कि ये रहा साइड पे। तो ये थैलेमस जो है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को यहाँ तक लेके जाता है। कौन कौन सी हो सकती है, जैसे ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन, हमारे हमने कुछ सुना कुछ देखा, ठीक है, और स्किन से इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, ये जाएगी हमारे पास लिम्बिक सिस्टम और सेरिबेलम में। तो इसीलिए इसको हम नाम देते हैं क्रूशियल रिले सेंटर। मतलब क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन को एक तरफ से क्रैक करेगा और दूसरी रीजन को दे देगा जहाँ जहाँ से भी लेना देना होगा। तो ये चेक पॉइंट का भी काम कर रहा है कि जैसे पुलिस वाले खड़े होते हैं और गाड़ी को चेक करते हैं, तो ये जो भी इन्फॉर्मेशन आती है उसको चेक करता है कि जहाँ भी भेजनी होती है, चाहे वो लिम्बिक सिस्टम हो चाहे सेरिबेलम हो, वहाँ की इन्फॉर्मेशन वहाँ भेज देता है। तो ये चेक पॉइंट का काम कर रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए। इसके बाद अगला जो पार्ट है वो हमने उसके फंक्शन देखने वो है लिम्बिक सिस्टम के। लिम्बिक सिस्टम क्या है, एक आर्क फॉर्म में सी शेप में बिटवीन थैलेमस और सेरिबेलम। ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, फंक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। लिम्बिक सिस्टम के ओवरऑल फंक्शन क्या क्या है कि इमोशंस को, हमारे जज्बात को कंट्रोल करता है, हमारे ड्राइव्स को मतलब ख्वाहिशात को कंट्रोल करता है, हमारे बिहेवियर है जैसे गुस्सा आ रहा है या सेक्शुअल रिस्पॉन्सेज हैं इनको भी कंट्रोल करता है, प्लेजर को मतलब अच्छा फील करना, भूख लगना, प्यास लगना, इनको भी कंट्रोल कर रहा है, मेमोरीज़ को, हमारी हमने कुछ यादाश्त हैं, कुछ अच्छी यादें बुरी यादें जो भी हैं इनको कंट्रोल करता है। तो लिम्बिक सिस्टम का ओवरऑल ये फंक्शन है। और लिम्बिक सिस्टम में 3 चीज़ें आ रही थी, हम ऊपर पढ़ चुके हैं। यहाँ पर ये वाली चीज़ें जो है हमारे पास हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस। ठीक, डन है यहाँ तक। उसके बाद अगला हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस देखें ब्रेन का डुअल काम कर रहा है। क्या आगे एंडोक्राइन पार्ट मतलब हार्मोन रिलीजिंग, कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ऐसे ही कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, CRH, और डोपामिन वगैरह, जो डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज़ करता है इन शॉर्ट। और हार्मोन काम केमिकल कोऑर्डिनेशन में देख लेंगे कौन कौन से। और दूसरा पार्ट ऑफ ब्रेन भी है, तो 2 काम कर रहा है कि एंडोक्राइन मतलब हार्मोन रिलीजिंग का पार्ट ऑफ ब्रेन भी है। और क्या करता है और ऐसे फंक्शन क्या है, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, भूख लगने को, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि रिप्रोडक्शन के चैप्टर में पढ़ा है, फीमेल का जो 28 डेज का साइकिल होता है इसको कंट्रोल करता है, और वाटर बैलेंस को बॉडी में कंट्रोल करता है। अगला आपके पास आ गया एमिगडाला। एमिगडाला क्या कर रहा है, प्लेजर, अच्छी फीलिंग को, ठीक है, पनिशमेंट को, सेक्सुअल रिस्पॉन्स को, फीलिंग ऑफ रेज मतलब गुस्सा आने को, फेयर को, इन चीज़ों को कंट्रोल करता है एमिगडाला। हिप्पोकैम्पस का जो एक मेन फंक्शन है क्या है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी चीज़ें चली आती हैं, आपको कोई भी आपने कोई चीज़ पढ़ी थी 5 साल पहले आपको याद है, तो क्या है ये हिप्पोकैम्पस की वजह से। इसके बाद सेरिब्रम है। सेरिब्रम जो क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, पहली चीज़। और जो इंपॉर्टेंट MCQ हैं ये दोनों कि लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, मैंने बताया था ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं, एक हेमिस्फीयर दूसरा हेमिस्फीयर, दोनों को कनेक्ट करने वाला कॉर्पस कैलोज़म। जो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये कंट्रोल करते हैं राइट साइड ऑफ बॉडी को। सिमिलरली राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, मतलब ऑपोजिट है। लेफ्ट जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो राइट को कंट्रोल करेगा, और जो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट को कंट्रोल करेगा। उसके बाद क्या है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है जो कि बिल्कुल टॉप पार्ट आ रहा था, आउटर पार्ट ऑफ सेरिब्रम, जैसे हम मेंशन किया, इसके क्या होती है, कन्वर्जेंट्स होती हैं, ये मुड़ा हुआ होता है, फोल्ड हुआ होता है। फंक्शन क्या है कि रिसीव करता है, सेंस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, जब इन्फॉर्मेशन आ रही है टुवर्ड्स ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। सेंस इन्फॉर्मेशन काफ़ी जगह पढ़ चुके हैं क्या होता है। उसके बाद क्या करता है, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या है, और उस इन्फॉर्मेशन को फ्यूचर के लिए, फ्यूचर में अगर उस इन्फॉर्मेशन का वो काम आना हो उसके लिए स्टोर भी कर लेता है। ऐसे इन्फॉर्मेशन हमारे पास एक्सपीरियंसेस हैं तो वो इस ब्रेन में स्टोर होते हैं। उसके बाद क्या है, डायरेक्ट वॉलंटरी मूवमेंट, मतलब क्या कि कोई भी हमने काम करना है, अपनी मर्ज़ी से हाथ मूव करना है, कुछ ऐसी चीज़ करनी है अपनी मर्ज़ी से वॉलंटरीली करना है, तो उसमें भी इसका रोल होता है। उसके बाद ये क्या है कि प्राइमरी सेंसरी एरियाज़ को भी कंट्रोल करता है। मतलब क्या कि ये सिग्नल को रिसीव करता है फ्रॉम सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन क्या है, आइज़ हो गए, एयर्स हो गए, ठीक है, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है, ऐसे ऑर्गन हैं जो कि किसी चीज़ को सेंस कर रहे हैं। आई किसी चीज़ को देखेगी, सेंस करेगी, एयर कोई चीज़ को सुनेंगे, सेंस करेंगे, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन रिसीव भी करता है। अब होता क्या है, आइज़ ने क्या किया, इन्फॉर्मेशन को देखा, बट ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आपके पास सेरिब्रम के पास कैसे आएगी, इन्फॉर्मेशन सेरिब्रम के पास आएगी थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, मतलब क्या कि सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए। अब न्यूरॉन में सिग्नल कौन से होते हैं, इलेक्ट्रिकल। अब यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आई इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ज़रिए, अब यहाँ पर आगे इन्फॉर्मेशन दोबारा विजुअल वाले स्टिमुलस में कन्वर्ट हो जाएगी, विजुअल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब जो आपने देखा था। मतलब क्या हुआ कि आइज़ ने कुछ चीज़ देखी,
वो ब्रेन तक वो गई इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, मतलब न्यूरॉन के ज़रिए ब्रेन में जाके दोबारा जो चीज़ देखी थी वो विजुअल दोबारा आ गया। तो ये चीज़ यही मेंशन है कि रिसीव कैसे करता है, सेंस ऑर्गन से रिसीव करता है, और जब इन्फॉर्मेशन वहाँ चली जाती है थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, थ्रू न्यूरॉन्स, तो उसको कन्वर्ट कर देता है सब्जेक्टिव इंप्रेशन में। मतलब क्या है, जो आइज़ ने लाइट देखी थी तो वो लाइट सिग्नल दोबारा ब्रेन में जाके एज ए लाइट सिग्नल ही बन जाएगा। जो एयर ने साउंड को सुना था वो गया तो ऑब्वियसली न्यूरॉन के ज़रिए, पर वहाँ जाके साउंड सिग्नल में दोबारा कन्वर्ट हो गया। तो दोबारा ये कन्वर्जन हो रही होती है। और उसके बाद कहाँ चला जाता है, गो टू एसोसिएटिव एरियाज टू इंटरप्रेट दिस इन्फॉर्मेशन। फिर ये ऐसे एरियाज में चला जाता है जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट कर लिया जाए, देख लिया जाए। उसके बाद और क्या फंक्शन है इसका, ये स्पीच को भी कंट्रोल करता है, मतलब हम जो बोलते हैं उसको कंट्रोल करता है। टच स्टिमुलाई, कोई चीज़ हमें टच होती है उसको भी कंट्रोल करता है। टच स्टिमुलाई को रिसीव भी करता है, इंटरप्रेट भी करता है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी ने लाइट टच किया, किसी ने जोर से टच किया, किसी ने मारा है, सारी चीज़ें क्या है, इंटरप्रिटेशन है कि ये लो टच है, हाई टच है, जो भी है। ठीक है, उसमें वॉलंटरी मूवमेंट, अपनी मर्जी से मूवमेंट करना हो, मेंटल एक्टिविटी जो भी आप सोच के जो एक्टिविटी सारी करते हैं वो भी कंट्रोल करता है। तो इन शॉर्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स के बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं। तो आपको ये फंक्शन जो है मेनली, एटलीस्ट अगर सारे ना याद हों तो मेन एटलीस्ट याद होने चाहिए, एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। और बाकियों के आपको जो है वो फंक्शन याद होने चाहिए। अच्छा भाई, ये तो हो गया फोर ब्रेन तक हमने पढ़ लिया। अब मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन क्या है, रिले सेंटर है। किसके लिए? रिले सेंटर का मतलब मैंने बताया था कि फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन को कनेक्ट करता है। और रिले सेंटर मेनली ज़्यादा किसके लिए, ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन के लिए, जो हम कान से इन्फॉर्मेशन सुनते हैं उसके लिए रिले सेंटर है। और इससे क्या करते हैं सेंटर्स, ये क्या करते हैं, कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आइज़। और जो इसके अंदर जो कुछ ऐसे एरियाज मौजूद हैं जैसे मिड ब्रेन है, इसके अंदर कुछ एरियाज़ हैं, ये एरियाज़ क्या करेंगे, आइज़ के मूवमेंट को भी कंट्रोल करे होंगे। तो रिले सेंटर के साथ साथ इसका एक सेकेंडरी दूसरा फंक्शन भी क्या है कि आई के मूवमेंट को कंट्रोल करना। उसमें रेटिकुलर फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था कि रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है, गुच्छा है न्यूरॉन्स का, कुछ नर्व सेल्स का गुच्छा है जो कहाँ मौजूद होता है आपके पास, ये होता है आपका ब्रेन स्टेम में। और ब्रेन स्टेम किससे बना है, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला से। तो क्या करता है, ये रेटिकुलर फॉर्मेशन कनेक्ट कराता है फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ। ठीक है, और कहाँ है, ये ब्रेन स्टेम में मौजूद है। और ये स्क्रीनिंग इन्फो, जो भी इन्फॉर्मेशन आई है उसको पहले स्क्रीन करेगा उससे, ताकि जो हाईएस्ट सेंटर ऑफ ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन जाए तो उसको पहले देख लिया जाए कि इन्फॉर्मेशन है क्या। तो ये स्क्रीन करता है, इन्फॉर्मेशन को देखता है, उसको पहले विजुअल मतलब इंटरप्रेट करता है, फिर इसको देखने के बाद उसको भेजता है आगे हाईएस्ट सेंटर्स में ब्रेन के। इसके बाद हम देखते हैं हाइंड ब्रेन के फंक्शन। हाइंड ब्रेन में सबसे पहले पॉन्स के फंक्शन देखते हैं। ये क्या है, ट्रांजिशन ऑफ स्लीप एंड वेकफुलनेस, मतलब ऐसी स्टेट होती है आप जागे हुए भी होते हैं, सोए भी होते हैं, बीच वाली स्टेट होती है, उसको ये रेगुलेट करता है। उसके बाद रेट और पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, मतलब कि ब्रीदिंग कितनी होनी चाहिए 1 मिनट में, उसको रेट का मतलब ये, और पैटर्न मतलब कि ब्रीदिंग बहुत डीप ब्रीथ करेंगे, नॉर्मल ब्रीथ करेंगे, इसको भी ये पॉन्स की वजह से कंट्रोल हो रहा होता है। उसमें मेडुला, मेडुला का क्या है, ब्रीदिंग में काम है, ये ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। बट ये जो पॉन्स है ये रेट को कितने 1 मिनट में कितनी हो रही है, और पैटर्न मतलब डीप है या नॉर्मल ब्रीदिंग है, इसको कंट्रोल करता है। मतलब ये क्या है, ये कंट्रोल कर रहा है ब्रीदिंग के स्ट्रक्चर को पूरा, कि ब्रीदिंग हो कैसे रही है, और मेडुला से ब्रीदिंग जो है वो कंट्रोल हो रही है। तो दोनों के थोड़े थोड़े हॉल्दो है तो ब्रीदिंग से रिलेटेड, बट ये ब्रीदिंग की दो चीज़ें आपने जो इसमें याद रखनी है, रेट और पैटर्न। और ये ब्रीदिंग को जो है वो नॉर्मली कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद क्या है, ये हार्ट रेट है, हार्ट रेट को भी कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और स्वेलिंग, मतलब हम निकलते हैं तो आप कहीं निकलना तो हमारा हम अपनी मर्ज़ी से करें, ऐसा नहीं है। जब आपने खाना खा लिया, जब ये आपका खाना खाने के बाद टंग से पीछे चला गया तो वो इनवॉलेंट्री प्रोसेस शुरू हो गया, फिर आपके वो इख्तियार में नहीं है, तो वो वाले प्रोसेस को ये मेडुला कंट्रोल कर रहा है। और मेडुला का दूसरा नाम है ऑटोनॉमिक एरिया ऑफ ब्रेन भी इसको नाम देते हैं, ये आपको एमसीक्यू के लिए याद होना चाहिए। उसके बाद अगला है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ बॉडी, मतलब क्या कि मेन जो इसका रोल है वो क्या है, बैलेंस में है। ठीक है, कोऑर्डिनेट मूवमेंट ऑफ बॉडी का मतलब यही है, बैलेंस मतलब क्या है कि आप चल रहे हैं, आपको पता है एक अब ये वाली टांग आगे रखनी है, ये वाली अब आगे, अब दूसरे फिर आगे। तो ये वाला क्या है, एक्चुअली ये सेरिबेलम का फंक्शन है। आप सही तरह चल रहे हैं, बैठे हुए हैं, ये अब बैलेंस किया हुआ है अपने आप को सेरिबेलम की वजह से। उसके बाद कुछ रोल, माइनर रोल लर्निंग और मेमोरी में भी, मेमोरी स्टोरेज फॉर बिहेवियर्स, इसमें भी इसका रोल थोड़ा बहुत होता है, बट मेन रोल यही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बेस्ट डेवलप बर्ड्स में होता है, क्योंकि बर्ड्स ने फ्लाई करना है, और फ्लाई करने में जितनी ज़्यादा बैलेंस रिक्वायर्ड है उतनी ज़्यादा हमें ज़मीन पर रहने के लिए नहीं है, तो इसलिए बर्ड्स में सबसे ज़्यादा डेवलप होता है।